नमस्ते बच्चों मैं सुखवासी लाल वर्मा MA B.Ed हिंदी लखनऊ विश्वविद्यालय। आज आपके क्लास में सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र समझाने जा रहा हूं, जिसके लिए आप कम समय, क्योंकि 24 तारीख को पेपर है, कम समय में आप अधिक से अधिक मार्क कैसे प्राप्त करें, इसके लिए मैं पूरा प्रश्न पत्र संक्षिप्त में बता दे रहा हूं। क्या क्या पढ़ लीजिए बच्चों। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि यूपी बोर्ड में सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र कहाँ से कैसे शुरू होता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कम समय में अधिक से अधिक कितना कैसे कर सकते हैं, उसके विषय में आज हम बताने जा रहे हैं। देखिए, आपके क्लास में जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें लगभग 12-13 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न जो होता है वो गद्य की भूमिका से होता है, ठीक है। इसमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न दिया होगा जैसे सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, ठीक, ऐसे करके उसके विकल्प दिए होंगे, इलाहाबाद, कानपुर, ऐसे करके। तो जो सही है उसको नहीं आपको टिक करना है, ठीक है। ऐसे करके गद्य के 5 प्रश्न दिए होंगे जिनके विकल्प दिए होंगे, आपको उसी में से टिक करना है। तो ये गद्य की भूमिका पढ़ोगे उसमें से क्लियर हो जाएगा, ठीक। कौन सी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, कौन से कवि कहाँ का है, कौन नहीं, कौन सा लेखक कौन कहाँ रहता है, जैसे, और इसी से संबंधित, ठीक। दूसरा होगा काव्य से, ये काव्य की भूमिका से होगा। तो इसमें भी 5 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न दिया होगा जैसे कोई महाकाव्य है, इसका नायक कौन है, ये किस भाषा में लिखा गया है, इस प्रकार के प्रश्न होंगे, उसमें विकल्प दिए होंगे। इसके भी 5 प्रश्न होंगे जिनके विकल्प आपके सामने मौजूद होंगे, ठीक है। उसमें से आपको टिक करना है। जैसे रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो उसमें लिखा होगा ब्रज भाषा, अवधी भाषा, संस्कृत में, ऐसे करके अपभ्रंश में जो तो आपको जब मालूम होगा तो हमें लगा दोगे अवधी भाषा, ठीक है। ऐसे करके ये 5 प्रश्न इसके भी होंगे। इसमें प्रवृत्तियां भी हो सकती हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके कवि कौन कौन से हैं, ये ऐसे करके प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न आपके उसमें होगा गद्य की व्याख्या, ठीक है। तो इसमें गद्य की व्याख्या में आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का चैप्टर है अशोक के फूल, ठीक, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। उसमें से हमको पूरी उम्मीद है तुमको व्याख्या इसमें से एक मिल जाएगी, ठीक है। और अगर ज्यादा समय आपके पास है तो एक और देख लीजिए भाग्यशरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप और हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, इन दो में से आपको एक व्याख्या 100% मिलेगी। इसमें करना कुछ नहीं है, व्याख्या लिखी हुई होगी ऐसे करके। इसमें इसके नीचे प्रश्न दिए होंगे का, खा, गा, घा और इया करके, ठीक है। ये 2-2 नंबर के सब प्रश्न होंगे। पहले वाले में क्या करना है, पहले में लिखना है कि जैसे दिया होगा उसमें जो दिया है वो पूछना जाए वही करना है। लिखा होगा इसका संदर्भ लिखिए, तो आप तुरंत लिख देना ये प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश, जो भी हो। गद्यांश का है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। दूसरा होगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जितने के नीचे लाइन खींची गई हो उसके नीचे तो उसी की व्याख्या करनी है। गद्य की व्याख्या में कोई विशेष बात नहीं होती। गद्य की व्याख्या में ये होता है जो लाइन अंडरलाइन की गई है उसको अपने शब्दों में लिखना है, बस। वैसे भी उतार दोगे तभी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसको अपने शब्दों में उतार करके लिख दीजिए। तीसरा क्वेश्चन होगा इसी में से, जैसे कोई चैप्टर दिया होगा उसमें से किसने कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, ये अशोक के फूल, इसी में उसका उत्तर दिया होगा। चैप्टर पढ़ोगे उसके उत्तर दिए होंगे, तो ये आगे के जो प्रश्न होंगे इसी व्याख्या से पर आधारित होंगे, ठीक है। ऐसे ही ये होगा एक अथवा करके, इसका दूसरे चैप्टर से एक होगा, ठीक है। तो ये गद्य के 2 होंगे, ठीक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का होगा तो वो काव्य की 2 चैप्टर, एक तो जयशंकर प्रसाद जी का, दूसरा महादेवी वर्मा का। जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा मनु, ठीक, ये चैप्टर है। और महादेवी वर्मा जी का गीत 1, गीत 2 और गीत 3 ये कोर्स में है। जयशंकर प्रसाद के में से कोई लाइन आ गई, 4 लाइन यहाँ पर, ठीक। कौन हो तुम बसंत के दूत, सघन पतझड़ में अति सुकुमार, घनतिमिर में चपला की रेख, ऐसे करके लाइन दी होगी, ठीक है चारों। तो इसमें भी ऐसे ही दी होगा, अंडरलाइन भी दी होगी, नहीं 2 लाइन की या 3 लाइन की अंडरलाइन कर सकता है, या एक ही लाइन की अंडरलाइन कर दे। उसमें नीचे लिखा होगा प्रस्तुत क्वेश्चन नंबर 1 यानी का प्रस्तुत पद्यांश की
का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ में आपको ये लिखना है प्रस्तुत पद्यांश, ये पद्य है इसलिए पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के पद्य खंड के श्रद्धा मनु शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, ऐसे करके लिखना है। अगर गीत से दिया है तो तुमको ये लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी आपको नहीं ब्लैक पेन से कर देना है, क्योंकि सामान्य हिंदी और हिंदी दोनों में अंतर है। ठीक है, सामान्य हिंदी के पद्य खंड के गीत नामक शीर्षक से लिया गया है और इसकी रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक, ऐसे करके लिखना है। तो इसमें भी ऐसे करके खा होगा, गा होगा, घा होगा, इया होगा। ठीक, 5 प्रश्न इसमें भी होंगे। इसमें भी पहले में संदर्भ हो गया, दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या, एक लाइन जो इसके लिए होगा इसकी व्याख्या क्या है। ठीक है, या दूसरी बात कौन किससे कह रहा है, इसका नायक कौन है। ठीक, ऐसे करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसको अगर पढ़ लोगे तो ये अपने आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसमें भी अथवा दिया होगा और फिर दूसरे व्याख्या दी होगी, जैसे ये जयशंकर से है तो दूसरी महादेवी वर्मा से होगी, दोनों में से एक करना होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सामान्य हिंदी में साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है, इतना ध्यान रखना। जो हेडिंग डालना उसमें हेडिंग पड़ेगी साहित्यिक परिचय। ठीक, ऐसे करके हेडिंग डाल देना और इसमें कोई अलग से कुछ नहीं लिखना है। उसके पिता का क्या नाम था, उनकी माता पिता जो भी याद हो, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये डिटेल से थोड़ा दे करके, और उसके बाद उनको साहित्य में उन्होंने क्या दिया, यानी उनको कौन सी कृति पर कौन सा पुरस्कार दिया गया, उन्होंने कौन सा महाकाव्य लिखा या कौन सी कोई विशेष नहीं योगदान रहा, वो लिख दीजिए डिटेल से। उसके बाद उनकी कृतियां लिख दीजिए। फिर भाषा शैली, ऐसे इनकी भाषा शैली। ठीक, 1-2 लाइन ऐसे मिलाकर के ये केवल साहित्यिक परिचय जो है 1 से 1.5 पेज यानी दूसरे पेज तक पहुंचा देना बस। आपको बहुत बड़ा भी लिखने की 4 पेज लिखने की जरूरत नहीं है। पहले पेज से शुरू कीजिए, दूसरे पेज पर जाकर के 1-2 लाइन जाए और उसके बाद तुम्हारा समाप्त हो जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसी में खंड खा होगा जो होगा काव्य की जीवन परिचय से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें तुमको दो कवि जो ये बताए हैं महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इन्हीं की व्याख्या पढ़नी है, उन्हीं की जीवनी पढ़नी है। ठीक, इनमें भी साहित्यिक परिचय लिखने को आएगा तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालो। जिस टॉपिक पर लिखना उसमें टॉपिक दिए होंगे, जिस टॉपिक पर लिखना उसका नाम पहले लिख देना, फिर साहित्यिक परिचय, उसका नाम, उसके माता पिता का नाम, उसका जन्म कहाँ हुआ था, किस जिला से संबंधित है, कहाँ से। ठीक है, विशेष बातें लिख करके और उसको साहित्य में उसने क्या दिया, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया। ठीक, जैसे महादेवी वर्मा है तो इनको यामा कृति पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो इसको उसमें नहीं दर्शाना है। ये छायावाद की 4 स्तंभों में से एक है। ठीक है, ऐसे करके लिख देना। फिर इसके बाद में इनकी कृतियां लिखना है। ठीक, फिर इनकी भाषा शैली। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर आएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारी कहानी से संबंधित होगा। इसमें एक चैप्टर आपको बता दे रहे हैं पंचलाइट। ठीक, पंचलाइट या बहादुर, ये 2 चैप्टर कहानी पढ़ लीजिए, कहानी ही लिखने को आएगी। ठीक है, एक इसकी आएगी कहानी, नहीं आएगी तो ऐसे लिख के आएगा पंचलाइट अथवा ठीक बहादुर का कथा सार अपने शब्दों में लिखिए, या फिर नीचे लिखा होगा अथवा पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। तो तुम्हें अथवा न करके जिसमें में से सारांश लिखने को आए वो कथा लिख देना। ठीक है, बहुत सरल हो जाएगा तुम्हारे लिए। और फिर अगला क्वेश्चन होगा खंड काव्य का। तो वो खंड काव्य तुम्हारे में जैसे हर मंडल के वाइज ये चलती है। जैसे लखनऊ मंडल में जो पढ़ते हैं तो लखनऊ मंडल वाले में सत्य की जीत पढ़ाई जाती, तो सत्य की जीत। ठीक है, सत्य की जीत, इसका कहानी पढ़ लेना। इसमें क्या है, इसमें महाभारत के भीष्म पर्व की कहानी है, जब दुर्योधन युधिष्ठिर वगैरह ये सब नए द्वित क्रीड़ा करते हैं, इसके बाद में द्रौपदी को हार जाते हैं, यही पूरी कहानी है, पढ़ लेना, उसमें दी होगी। तो इसका सारांश लिखने के लिए आएगा,
सारांश में प्रयास करना। अगर चरिचित्रण भी पूछा जा सकता है इसमें, चरिचित्रण, नायिका का चरिचित्रण, ठीक है। तो इसकी नायिका द्रौपदी है, याद रखना, ठीक है, द्रौपदी। तो द्रौपदी का चरिचित्रण जैसे ही आए तो इसमें 4-6 लाइनें होंगी, बीच बीच में अगर पद्य की लाइनें प्रयोग कर दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर जब लाइनें जुड़ जाती हैं तो जो परीक्षक होता है वो भी जानता रहता है कि बच्चा जो है टॉपिक के अनुरूप चल रहा है, ठीक है। केवल वो लाइन देख लेता है बस। तो इसमें या तो नायिका का चरिचित्रण या कथा सार आएगा लिखने के लिए, तो कथा सार या नायिका चरिचित्रण में से ही आपको करना है, ठीक है बच्चों। अभी इसके पहले जो आपको हमने खंड का बता दिया था, उसी के आगे का ये खंड खा है, ठीक है, खंड खा। इसमें संस्कृत का पोर्शन और व्याकरण, ठीक, ये सब आएगा खंड। इसमें पहला प्रश्न जो होगा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, ये संस्कृत की एक गद्यांश दिया होगा, जैसे इसके लिए जातक कथा। दूसरा है संस्कृत भाषाएं महत्वम, ये 2 चैप्टर देख लेना, इनका अनुवाद देख लेना, इनका हिंदी अनुवाद करने के लिए, लिखने के लिए आएगा ये संस्कृत भाषाएं महत्वम, इतना याद रखना, ठीक है। ये इनमें से एक तुमको मिल जाएगी, एक व्याख्या दी तो दोनों होंगी लेकिन करनी एक होगी, तो इसमें से एक का हिंदी अनुवाद लिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। दूसरा इसी का खा होगा तो उसमें होगा श्लोक, ठीक, 2 श्लोक लिखे होंगे ऐसे करके, जैसे इसमें था पहला और फिर अथवा करके दूसरा श्लोक दिया होगा, तो एक श्लोक तुमको इसके लिए एक करना है। इसलिए सुभाषित रत्नानी चैप्टर पढ़ लीजिए, उसमें से जो चैप्टर तुम्हारे, जो श्लोक सरल लगे तुमको वो याद कर लीजिए। ज़्यादातर सरल वाले ही नहीं व्याख्या के लिए रखे जाते हैं, जो श्लोक तुमको सरल लगे। 10-12 श्लोक उसमें दिए हुए हैं, पीछे के 2-3 जो श्लोक हैं वो कठिन है, उनको नहीं याद करना। जो शुरू के हैं उनको, उनकी व्याख्या देख लेना, उनकी व्याख्या करने के लिए आएगी श्लोक की व्याख्या, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 होगा लोकोक्तियां और मुहावरों का होगा, ठीक है, लोकोक्तियां और मुहावरे। तो इसमें 4 मुहावरे लोकोक्तियां दी होंगी, इनमें से एक लिखने के लिए आएगा, ठीक है। एक का अर्थ लिखिए और उसको अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो ये हालांकि पहले 2 आते थे लेकिन अब इसमें 1 कर दिया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें संधियां, ठीक, संधियों से संबंधित होगा। इसका खंड का, जिसमें 3 संधियां दी होंगी ऐसे करके, ये 3 नंबर की होंगी, 1-1 नंबर की। ऑब्जेक्टिव, अब इसका विकल्प दिए होंगे, ठीक है। इसमें जैसे हिमालय दिया है, इसके 4 विकल्प दिए हैं, इसमें कौन सा सही है ये आपको टिक करना है, ठीक है। ऐसे करके 3 शब्द दिए होंगे, स्वर संधि की ही होंगी, तो याद रखना। इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो ये सब तुम्हारे स्वर संधि से संबंधित ही हैं, तो उसी में से देख लेना, उसी में से मिलेंगी तुमको। अगला क्वेश्चन होगा खंड खा, क्वेश्चन नंबर 10 का खा। इसमें क्या होगा, इसमें शब्द रूप होंगे। तो शब्द रूप जैसे आत्मा के, जगत के, नाम के, ये 2-3 शब्द रूप याद कर लेना। इसमें से आपको मिल जाएगा, जैसे आत्मा का, ठीक, उसमें दिया होगा। इसको भी शायद बहुविकल्पी में ये भी आता है, ठीक, उसमें विकल्प दिए होंगे। आत्मा का षष्ठी विभक्ति रूप कौन सा है, ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति उसमें दिया होगा, वो उसमें आपको टिक करना है, ठीक, इसके विकल्प दिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 इसमें क्या होगा, शब्द युग्म, यानी एक जैसे 2 शब्द दिए होंगे, जैसे अभिराम और ऐसे करके लिखा होगा अभिराम, ऐसे, ठीक, भिन्नार्थक शब्द जिसको कहते हैं, ठीक, शब्द युग्म माने जोड़ा, ठीक है, ऐसे करके, या भिन्नार्थक, तो ये समध्वनि भिन्नार्थक शब्द ऐसे भी कह सकते हैं, या शब्द युग्म कहिए। तो इनका अर्थ लिखने के लिए आएगा, इसे नीचे दिया होगा, इसमें भी विकल्प टाइप का है, तो इसमें भी विकल्प आएंगे। इसमें जैसे अभिराम माने सुंदर और अभिराम माने लगातार, तो इसमें लिखा होगा सुंदर लगातार, या और करके ऐसे विकल्प दिए होंगे, तो जो जिसका हो उसमें आपको टिक करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का होगा। और इसके बाद में 11 का खा होगा, इसमें आएगा अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी, ठीक है। अनेकार्थी मतलब है कि अनेक अर्थ उसमें लिखने की आएगा, कि जैसे एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। शब्द होगा जैसे लिखा है कर माने हाथ और कर माने
सूढ़, ठीक, ऐसे। कर माने टैक्स भी लिख सकते हो, ठीक, कर माने टैक्स, कर माने हाँ, ये अनेकार्थी शब्द, इनके अर्थ क्या है? अनेकार्थी और पर्यायवाची में अंतर है, पर्यायवाची नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। जैसे ऐसे ऐसे शब्द लिखा होगा श्रुति, तो श्रुति माने कान होगा, और श्रुत माने वेद भी होगा, ठीक। ये अनेकार्थी हैं। एक शब्द के बहुत से अर्थ नहीं इधर उधर दिए होंगे। लिखा है अंगना, ठीक, अंगना शब्द दिया होगा, अंगना माने स्त्री भी है, अंगना माने आंगन भी होगा, ठीक। दो पूछे जाएंगे तो ये दो लिखने है तुमको। और इसके बाद में फिर आएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें कोई एक शब्द वाक्यांश दिया होगा, कोई जैसे जानने की इच्छा, तो तुमको लिखना है जिज्ञासा, ठीक। जिसे जीता न जा सके, अजय। पैर से पानी पीने वाला, तो पादप, ठीक। आपको उसके लिए एक शब्द लिख देना है, ठीक है। हालांकि इसका भी विकल्प दिए होंगे, ये सब विकल्प ही हैं, ये बहुविकल्प ही, इसके विकल्प नीचे दिए होंगे, उनमें से आपको ढूंढना है। अगला होगा शुद्ध वाक्य। एक यहाँ पर दो वाक्य लिखे होंगे, ठीक, ऐसे करके। तो इसमें से लिखा होगा कि इनमें से शुद्ध करके लिखिए, ठीक। तो लिखा होगा जैसे विद्यालय में अनेकों मास्टर हैं, ठीक है, या विद्यालय में अनेकों अध्यापक उपस्थित हैं, तो अनेकों का इसको शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है विद्यालय में अनेकों, बहुवचन नहीं होता, अनेक खुद बहुवचन है, तो उसमें ये लिखना है विद्यालय में अनेक अध्यापक उपस्थित हैं, ऐसे करके, ठीक। उसको शुद्ध, आप उसको पढ़ोगे इसमें मिल जाएगा। कहीं कहीं पाई मात्रा का भी गलती हो जाती है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ इधर पुल्लिंग, इधर सिंगल पुल्लिंग होगा, इधर नहीं स्त्रीलिंग बना देंगे, एक वचन बहुवचन का बना देंगे। कक्षा में बहुत से विद्यार्थी पढ़ रही हैं, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। विद्यार्थी हैं तो पढ़ रहे हैं, ऐसे होना चाहिए, ठीक। इसको शुद्ध करके आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आएगा रस छंद अलंकार का, ठीक है। तो रस छंद और अलंकार ये दो नंबर के होंगे। रस के लिए, इसके लिए देखो, इसके लिए आपको वैसे आपके क्लास में तो आपके कोर्स में 5 रस हैं, लेकिन आपको करुण रस और हास्य रस ही दो रस याद कर लीजिए, 2 से तुम्हारा काम चल जाएगा। हास्य रस, इसको परिभाषा याद करने के लिए, परिभाषा लिखने के लिए आएगी जरूर, ठीक है। तो परिभाषा इसको याद करने के लिए मैं आपको टिक बता दे रहे हैं। इनके स्थायी भाव 5 की याद कर लेना, कोई भी आ जाए, ठीक है। स्थायी भाव जैसे इसका लिखा है हास, ठीक, ऐसे तुरंत हास स्थायी भाव। अब आपको लिखना है हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस परिवर्तित हो जाता है। ये कोई बदल भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये हास्य के बदले यहाँ पर आपको करुण रस आ जाए तो करुण की लिखनी है, तो यहाँ पर तुरंत यहाँ हेड डालिए करुण रस, ठीक है, करुण रस। और इसका स्थायी भाव करुण रस का आपको बताया था, याद कर लेना। करुण का होता है शोक, ठीक, तो बाकी सब वही रहेगा। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, ठीक, विभाव, अनुभाव तथा और संचारी भाव के संयोग से यहाँ पर हास्य रस है, यहाँ पर करुण रस, करुण रस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। परिभाषा अपने आप बन जाएगी, एक याद कर लीजिए, इसी से सबकी बन जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए करुण रस और हास्य रस ये 2 तैयार करिए। इनके उदाहरण भी तैयार करने हैं, जैसे हाय लक्ष्मण अनुज प्राण प्यारे, जीवनाधार भैया हमारे, ये करुण के हैं, ठीक है। हास्य का दोना पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, राजा जी करने लगे छठे छमाहेदान। बस 2 लाइन का यही है, नहीं तो सब बाकी बड़े बड़े हो जा रहे हैं। इसको जो भी उदाहरण देना है साहित्यिक उदाहरण देना है। दोना पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, राजा जी करने लगे छठे छमाहेदान। राजा जी करने लगे
दान, ठीक है। ये हास्य रस का उदाहरण है, याद रखना, ठीक है। करुण का भी बताए थे, हाय लक्ष्मण, जहाँ पर रोने वाली वो, हाय लक्ष्मण अनुज प्राण प्यारे, जीवनाधार भैया हमारे, ठीक है। तो ये इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका आएगा छंद, ठीक है। तो छंद में आपके कोर्स में 4 छंद हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलियां भी हैं, 5 छंद हैं। तो 5 छंद में से चौपाई और दोहा, ये 2 याद कर लेना, तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। इनके उदाहरण भी याद कर लेना, हालांकि इस पर इसके विषय में नहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद 12 का गा होगा। अलंकार में अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक। शब्द अलंकार के ये भी हैं कोर्स में, और अर्थालंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान और संदेह, इतने तुम्हारे कोर्स में है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से तुमको तैयार करना है यमक अलंकार और रूपक अलंकार, ठीक। यमक और रूपक ये 2 तैयार कर लीजिए, इनमें से तुमको इनके उदाहरण रख लीजिए और तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 13, ये पत्र लेखन के लिए होगा, ठीक। उसमें दिया होगा कि आप अपने मोहल्ले की गंदगी निवारण करने के लिए अपने संबंधित सभासद, ठीक, को एक पत्र लिखिए, या आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक पत्र लिखिए ऋण लेने के लिए, ठीक। उसमें लिखा होगा, तो ये पत्र आपको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 दिया होगा, तो वो होगा निबंध लेखन के लिए। तो निबंध जब भी लिखने के लिए आए तो इसके लिए नया टॉपिक तैयार किया जाता है, जो वर्तमान में, जैसे इस समय कोरोना महामारी, चुनाव, निर्वाचन आयोग, ठीक, की भूमिका, ठीक, ऐसे तो ये सब है। बाकी बेरोजगारी, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक, ये सब करके हैं, इनको टॉपिक अपने देख लेना। एक इसमें ये भी आता है, जैसे मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य होता, या मैं प्रधानमंत्री होता, या मैं मुख्यमंत्री होता तो क्या करता, ठीक। उसमें अपने मन में जो भाव आते हैं वो लिखे जाएंगे। तो ये प्रश्न पत्र है, आप इसको डिटेल से तैयार कर लेना। इसको लिखने के लिए देखिए, ये निबंध लिखने के लिए, इसके लिए आपको कम से कम ऐसा लिखिए कि ये 3 पेज से ऊपर हो जाए। इसको नहीं, इसके विषय में पहले में बताइए क्या है, ठीक। दूसरे में इससे लाभ हानि जो हुई है, तीसरा पेज में लगभग उसको समाप्त करते हुए 3 पेज तक तुमको ले जाना है, क्योंकि 9 नंबर होता है। यूपी बोर्ड में पेजिंग का भी महत्व है, ठीक है। 9 बाई चांस तुमने लिखा बहुत सटीक आधे पेज में ही समाप्त कर दिया तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। इसके लिए कम से कम 3 पेज तो होना ही है, 3 से ऊपर हो जाए 3.5, ठीक, तभी पूरे नंबर मिलने की संभावना है। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कोई कमेंट करना, और मैं उस पर आपको डिटेल से समझा दूंगा।